हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और ज़िंदगी आप पे मेहरबान होगी। दोस्तों, आज मैं आपसे मिल रहा हूँ आपको एक शख्स से मिलवाने के लिए। वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी लिखी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग हम सब लोगों के साथ है। इस शख्स का नाम है विक्टर ई फ्रैंकल। विक्टर ई फ्रैंकल ने किताब लिखी थी मैन सर्च फॉर मीनिंग। इंसान का जीवन में अर्थ की खोज, जीवन में एक मकसद ढूंढना, जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक अर्थ की तलाश करना। दोस्तों, 1939 से 1945 तक जब दुनिया भर में वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था, जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध या दूसरी जंग अजीम भी कहते हैं, उस दौरान नाजी जर्मनी में जो यहूदी थे उनका कत्लेआम किया गया। यूरोप भर में लगभग 11 मिलियन ज्यूज रहा करते थे और दूसरी जंग अजीम ख़त्म होने तक 6.5 मिलियन ज्यूज नाजी हुकूमत ने ख़त्म किए थे। इस सारे एक्सटर्मिनेशन को द हॉलोकॉस्ट भी कहते हैं और अपने आप में एक रूह कंपा देने वाली घटना है। इतिहास में अगर तुम नज़र डालो तो शायद इतनी भयानक घटना इंसान ने इंसान के साथ नहीं की हो। ये एक ऐसी घटना है जिसे जितना याद किया जाए हम उतने ही खौफजदा हो जाते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किस हद तक एक नीच काम कर सकता है। कि तुम बूढ़े, बच्चे, औरतें, जवान, जितने भी लोग हैं, सिर्फ क्योंकि वो एक दूसरे धर्म के हैं, दूसरे मज़हब के हैं, तुम उन्हें मार रहे हो, उनका कत्ल कर रहे हो। तो जर्मनी भर में बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए जो बेसिकली जेल्स थी, जहाँ पे रोज़मर्रा ज़िंदगी जीने वाले आम शहरियों को, जो सिर्फ यहूदी थे, उन्हें पकड़ पकड़ के लाया गया और उनसे बंधुआ मजदूरी कराई गई, फोर्स लेबर, स्लेव लेबर करवाई गई। और अंततः जो लोग उस उन कैंप में थे, उनके नसीब में मौत थी। और मौत भी कैसे? गैस चैम्बर्स के थ्रू। वो इन सब लोगों से काम करवाते और धीरे धीरे करके जो इंसान जितना जितना कमज़ोर पड़ता जाता उसको एक पर्टिकुलर सेक्शन में भेजते, उस सेक्शन को बाहर से बंद कर देते और उस बिल्डिंग की छत के ऊपर से एक केमिकल हुआ करता था ज़ाइक्लोन बी, वो डाला करते थे। वो एक पॉइजनस गैस होती है और ज़ाहिर है जितने भी लोग उस कमरे के अंदर हुआ करते थे, उस सेक्शन के अंदर हुआ करते थे, वो मर जाते थे। उन सब की लाशों को या तो कभी कभी दफना दिया जाता था या फिर उन्हें इनकैसरेट किया कर दिया जाता था और इसलिए उन्हें गैस चैम्बर्स कहते थे। ऐसे ही एक सो कॉल्ड कैदी की ज़िंदगी को इस किताब में बताया गया है। ये किताब विक्टर की जीवनी है, उनकी एक्सपीरियंसेस हैं कंसंट्रेशन कैंप्स में। और इस किताब में के थ्रू विक्टर ने बताया है कि मैंने कैसे इन नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपने जीवन में एक मकसद ढूंढा। किताब में बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें हैं। ये कहते हैं, किताब को मैं कोट कर रहा हूँ, देर आर थिंग्स विच मस्ट कॉज यू टू लूज योर रीजन और यू हैव नन टू लूज. An abnormal reaction to an abnormal situation is normal behavior. An abnormal reaction to an abnormal situation is normal behavior. अपनी ज़िंदगी को वहाँ कंसंट्रेशन कैंप्स में जब वो बिता रहे थे, तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी यूँ समझो कि जैसे एक डेंटिस्ट की तरह है। कि तुम जैसे अपने डेंटिस्ट के पास गए हो और पूरी ज़िंदगी के अनुभव यूँ समझ लो कि जैसे ऐसा है कि तुम किसी डेंटिस्ट के पास गए हो। तुम्हें हर वक़्त लगता रहता है कि हाँ, अब इससे ज़्यादा कुछ बुरा होने वाला है। डेंटिस्ट पता नहीं कौन-सा दाँत उखाड़ देगा या कौन-सी सुई चुभाएगा जहाँ से मुझे और दर्द होगी। लेकिन इससे पहले कि तुम्हें कुछ समझ में आए, प्रोसीजर पूरा हो चुका होता है। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तुम्हें कुछ पता नहीं लगता। तो विक्टर ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों में भी ह्यूमर ढूँढ रहे थे, आर्ट ढूँढ रहे थे। कहते हैं, अंडर द सेम कंडीशंस सम पीपल मेक देमसेल्व्स व्हाइल सम ब्रेक देमसेल्व्स. सोचो कि तुम नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, कलाकार हो, एक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन अचानक से तुम्हारे आसपास के सब लोग जो तुम्हें डॉक्टर मानते हैं या इंजीनियर मानते हैं या जो भी, अब तुम्हें एक अनवांटेड पर्सन मानते हैं,
अब वो तुम्हें कहते हैं कि उठो, यहाँ से जाओ, निकलो बाहर, और तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, ये तुम्हारा देश नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये घर किसी और का है, और तुम्हारी जगह वहाँ है, कंसंट्रेशन कैंप में। और तुम ही नहीं, तुम्हारे जैसे जितने भी लोग हैं जो तुम्हारे धर्म को मानते हैं। किस धर्म को? यहूदी धर्म को, जुडाइज्म को। सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक ज्यू हो, और ये नाजी जर्मनी है। तो तुम उठा के फेंक दिए जाते हो अपनी सारी बिलोंगिंग्स, अपने सारे घर के कागज़, अपने जेवरात, अपने जितनी भी चीज़ें जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लगती हैं, उन सबको वहीं छोड़ो और कंसंट्रेशन कैंप में चले जाओ। वहाँ पे तुम्हें तुम्हारे जैसे और लोग दिखते हैं, और तुम्हारे जैसे और लोग दिखते हैं, और ऐसे बहुत से लोग दिखते हैं जो तुम्हें अभी तक दिखा करते थे और अब वो दिखना बंद हो गए हैं क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है। या तो वो सदमे में मर गए या उन्हें मार दिया गया, और मारा भी ऐसे गया है जैसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से। तुम्हारे सामने कई लोगों को गोली मार दी गई है जो तुम्हारे अपने रिश्तेदार थे, जो तुम्हारे दोस्त थे, कल तक जिससे तुम बात कर रहे थे, 1 घंटा पहले जिसके साथ तुम हंस रहे थे, अब वो नहीं है। विक्टर बताते हैं कि मेरी जिंदगी ऐसी उलट पुलट हुई कि मैंने जिस बेसिस पे, जिन मूल सिद्धांतों को पकड़ के अपनी जिंदगी की नींव बनाई थी, वो नींव ही मुझसे छीन ली गई। वो उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि जब हम सब यहूदियों को एक जगह से इकट्ठा किया जा रहा था, तो हम सबसे कहा जाता था कि तुम बताओ कि तुम कौन हो, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो। तो कुछ एक एक किस्सा वो बताते हैं कि उनके सामने एक शख्स आया जिसे लगता था कि शायद वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि हाँ, मैं सो एंड सो हूँ, और मेरे पास इस यूनिवर्सिटी की डिग्री है, और मेरे पास ये अवार्ड है, और मेरे पास ये रिकॉग्निशन है। आप मुझे कैदी समझते हो? ये देखो सारे कागज़ मेरे। तो जो ऐसे सोल्जर्स थे, जो उनकी पुलिस थी नाजी जर्मनी की, उसने कहा अच्छा दिखाओ सारे कागज़ अपने। उसने सारे कागज़ देखे, अच्छा ये अवार्ड है, ये कागज़ है, ये डिग्री है तुम्हारे पास, बहुत बड़ी बात है। उसने वो डिग्रीज, वो कागज़ सब उठा के फेंक दिए, फाड़ दिए। उसने कहा देखो ये सब चीज़ें तो लोग तुम्हें मानते हैं, अब ये कागज़ हमने फाड़ दिए हैं, अब तुम क्या हो? तो विक्टर बताते हैं कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो वो बहुत मैटर करता है। लोग जो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, वो आज जो सोच रहे हैं, कल इसका उल्टा भी सोच सकते हैं। कोई एक शख्स या 2 शख्स नहीं, पूरे का पूरा देश ही तुम्हारे बारे में कुछ ऊट-पटांग चीज़ सोच सकता है। एक पूरी कौम के बारे में, एक पूरे रिलीजन के बारे में, जैसे नाज़ी जर्मनी में हुआ। विक्टर बताते हैं कि उस वक़्त, जिस वक़्त कंसंट्रेशन कैंप में थे, उसी कैंप में एक हिस्से पे उनकी बीवी भी थी। और किताब में बताते हैं कि हिज वाइफ वॉज अबाउट 1,000 यार्ड्स अवे। लेकिन उससे मिलने का कोई तरीका नहीं था। विक्टर को ये भी नहीं मालूम था कि वो जिंदा है या मर चुकी है। लेकिन विक्टर किताब में कहते हैं द ट्रूथ दैट लव इज द अल्टीमेट एंड द हाइएस्ट गोल टू विच मैन कैन एस्पायर। द salvation of man is through love and in love only. Love goes very far beyond the physical person of the beloved. It finds its deepest meaning in his spiritual being, his inner self. Whether or not he is actually present, whether or not he is still alive at all, that ceases somehow to be of importance. विक्टर कहते हैं कि जीवन में रोटी कपड़ा मकान से जब तुम्हें वंचित कर दिया जाए तो तुम्हें शायद समझ में आएगा कि ज़िंदगी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो शायद प्यार है। और प्यार ऐसा नहीं कि कोई इंसान आज जीवित है तो तुम उससे प्यार कर रहे हो और तब तुम्हारा प्यार सार्थक है। प्यार इंसान के जीवन से परे है। इसकी एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है कि वो इंसान के होने ना होने पर निर्भर नहीं करता। और विक्टर कहते हैं कि ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों में उन्हें प्यार ने उम्मीद दी। अपने पूरे एक्सपीरियंसेस को, कैसे उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में डील किया, कैसे उन्होंने उस जगह पर भी सेंस ऑफ ह्यूमर ढूंढा, कैसे उन्होंने उस जगह पे जहाँ पे लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उन्होंने वहाँ पे भी आर्ट ढूंढने की कोशिश की, कला ढूंढने की कोशिश की। और यही विक्टर की इस किताब को लिखने का एक तरीका है जिसमें वो हमें बताते हैं कि इंसान को ये नहीं पता होता कि वो कितना स्ट्रांग है जब तक स्ट्रांग होना ही उसके पास एक आखिरी ऑप्शन हो। और जब तुम्हें जितने कंफर्ट ज़िंदगी में मिलते हैं वो सब तुमसे छीन लिए जाते हैं, तब तुम्हें समझ में आता है एक-एक क्षण की, एक-एक लम्हे की वैल्यू। मेरा मकसद ये रहेगा कि आप लोगों को ये किताब
उसी तरह से पहुंचाई जाए, उसी तरीके से बताई जाए जो किताब में विक्टर फ्रैंकल ने लिखा है। मैं इसमें अपने ओपिनियंस नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बैकग्राउंड देना बहुत ज़रूरी था कि यह किताब किस बारे में है। आमतौर पे, एंड यू कैन नॉट ब्लेम एवरीबडी फॉर नॉट रीडिंग इनफ, पर बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि नाजी जर्मनी क्या था, या थर्ड राइख क्या था, या हॉलोकॉस्ट क्या था, कि ये हमारे देश की का घटनाक्रम नहीं है, ये आज का घटनाक्रम नहीं है, ये 1930 के दशक में और 1940 के दशक तक यूरोप भर में हुआ। नाजी हुकूमत द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड एक मास एक्सटर्मिनेशन था, जिसमें 60.5 लाख यहूदी मारे गए, जो हमारे देश में इस मज़हब के लोगों की संख्या वैसे ही बहुत कम है। तो ये एक हल्का सा बैकग्राउंड था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली सीरीज़ में मैं आपको इस किताब को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। 2 वीडियोज़ रहेंगे। पहला वीडियो, जैसे किताब के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है एक्सपीरियंसेस इन अ कंसंट्रेशन कैंप और दूसरा पार्ट है लोगोथेरेपी इन अ नटशेल। तो अगली वीडियो में मैं आपको विक्टर फ्रैंकल के सारे एक्सपीरियंसेस इन कंसंट्रेशन कैंप जो उन्होंने अपनी किताब में बताए हैं, वो सबके सामने पेश करूंगा, और उससे अगले वीडियो में लोगोथेरेपी इन अ नटशेल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगले वीडियो की वेट करिएगा। आई एम वेरी श्योर यू विल वॉन्ट टू रीड दिस बुक। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।